हम स्टार्ट करें माइक्रो का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इससे आता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, ये टॉपिक पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आ सकता है। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन क्या क्या देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी, और उसके कौन कौन से टाइप्स है, कैसे इसके प्रिवेंशन कर सकते हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये कराते हैं। ठीक है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कैन बी डिफाइंड एज, तो इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहले, द इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल बाय अ पेशेंट एडमिटेड फॉर अ रीजन अदर देन द इन्फेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट, तो जिससे वो एडमिट हुआ है उसके अलावा कोई इन्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अदर देन द इन्फेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, इन द इन्फेक्शन शुड नॉट बी प्रेजेंट और इंक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो जब पेशेंट आया है, एडमिट हुआ है, तो ना वो इन्फेक्शन उसे पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड मतलब कि हॉस्पिटल में आने के बाद कौन सा इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, तो ना वो पहले से उसमें होना चाहिए, ना वो इंक्यूबेटिंग पीरियड में होना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसा इन्फेक्शन जो कि मतलब अभी सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है पर अभी उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, द सिम्टम शुड अपियर एटलीस्ट आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। ठीक है, 48 घंटे बाद आने चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो वो इन्फेक्शन उससे पहले से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंक्यूबेटिंग पीरियड में नहीं होना चाहिए, और 48 आवर के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट आते हैं बर्डन ऑफ HAI। तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एडवर्स इवेंट है, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 7% ऑफ पेशेंट इन डेवलप्ड कंट्री और 10% पेशेंट इन डेवलपिंग कंट्री जो है एटलीस्ट जो 1 HAI उनमें होता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, मोर्टेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा, 10% जो है इसकी मोर्टेलिटी है, जितनी भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है 10% मोर्टेलिटी है इसकी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि HAI को अफेक्ट करते हैं? सबसे इम्यून स्टेटस पेशेंट का, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म है, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन, जो जो प्रोसीजर्स होते हैं, वेंटिलेटर वगैरह लगाए जाते हैं तो उसमें कैसे कैसे इंटरवेंशन, मतलब कैसे लगाया जा रहा है उसको। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन, पुअर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं अपने ये इन्फेक्शन को, हॉस्पिटल रिलेटेड। फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले एंडोजीनस सोर्स, मतलब खुद के अंदर के। मेजोरिटी ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो एंडोजीनस इन ऑरिजिन रहते हैं, मतलब पेशेंट के खुद के जो फ्लोरा है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, किसमें? जैसे सर्जिकल और इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर अपन वेंटिलेटर वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई अपन सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं, तो जो बाहर से ऑर्गेनिज्म उसी की बॉडी के स्किन में प्रेजेंट है वो अंदर चलेगा। ठीक है, तो वो एंडोजीनस सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, एक्सोजीनस सोर्स में क्या आ जाएगा? एनवायरमेंट सोर्स इंक्लूड इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स, एयर, वाटर एंड फूड इन द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में आसपास जो जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उसके थ्रू अगर इन्फेक्शन आ रहा है तो भी वो एक्सोजीनस में आएगा। और दूसरा, हेल्थ केयर वर्कर जो है वो भी पोटेंशियल कैरियर होते हैं इन सब इन्फेक्शन के, जैसे कि नेजल कैरियर ऑफ MRSA, तो उनसे भी इन्फेक्शन होगा तो एक्सोजीनस। एंडोजीनस मतलब खुद की बॉडी का फ्लोरा, एक्सोजीनस मतलब बाहर से। ठीक है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए मेनली? तो इसकी ट्रिक है, एस्केप से याद कर लेना। ठीक है, ESKAPE। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो ये कराते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ HAI। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो ये 4 हैं, यही मेन टाइप के होते हैं HAI। अपन को यही डिटेल में डिस्कस करना है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो सबसे पहले कैथेटर यूज़ क्यों करते हैं? कैथेटर अपन यूरेथ्रा से इंसर्ट करते पूरा वो ब्लैडर तक जाता है और वहाँ से यूरिन के फ्लो के लिए ही होता है ना। अगर यूरिन रिटेंशन है तो फ्री फ्लो हो सके अपने आप यूरिन का, इसलिए होता है। ठीक है, इसलिए कैथेटर यूज़ करते हैं ना। जैसे कोई पेशेंट है, कोमाटाइज है, या फिर कोई सर्जरी हुई है तो उसमें अपन कैथेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है कॉटी। कॉटी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया इन अ कैथेटराइज पेशेंट, उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉटी। ठीक है, तो अब ये इसमें भी क्लासिफिकेशन किया तो कॉर्टी और CASB। ठीक है, कॉर्टी मतलब जिसमें सिम्टम्स प्रेजेंट हो, मतलब बैक्टीरियूरिया मतलब कि अ, उसके जो यूरिन है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉर्टी में सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे और CASB मतलब कि एसिम्टोमेटिक होगा, मतलब कि सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया, मतलब जो यूरिन है उसमें सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होना चाहिए जो कि इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी में आते हैं कि रिस्क क्या है। सबसे पहले, रिस्क ऑफ डेवलपिंग CA बैक्टीरियूरिया, मतलब कि जितना ज़्यादा देर तक कैथेटर लगा रहेगा, इंक्रीजिंग विद टाइम, मतलब कि जो रिस्क होता है इसका कॉटी का, वो टाइम से डिपेंड करता है। मतलब कि जितने ज़्यादा टाइम तक कैथेटर लगा रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। जैसे कि 3 से 10% चांसेस बढ़ जाते पर डे, जितने भी दिन लगा रहेगा हर हर दिन 3 से 10% चांस होते हैं। ठीक है, अगर 1 वीक तक लगा है तो 25% चांसेस होते हैं, और अगर 1 मंथ लगा है तो 100% चांसेस हैं कि उसको UTI होगा, ये कैथेटर इंड्यूस। ठीक है, तो अब ये हो गया इसका कि कैसे रिस्क फैक्टर बढ़ता है, कैसे रिस्क बढ़ता है। ठीक है, अब कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, अपन सब में यही देखेंगे, डिवाइस रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड
और केयर गिवर रिलेटेड या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो डिवाइस रिलेटेड में सबसे पहले ड्यूरेशन, कितने देर तक लगे अपन ने देख लिया। टाइप ऑफ कैथेटर, लेटेक्स के कैथेटर में ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। फिर आते हैं पेशेंट रिलेटेड, फीमेल में ज़्यादा चांसेस हैं, ओल्डर एज है, डायबिटीज़ मेलाइटस है अगर उसको, पुअर पर्सनल हाइजीन, इन सबसे। केयर गिवर में फेलियर इन अदरेंस टू एसेप्टिक टेक्निक, अगर उसने प्रॉपरली एसेप्टिक टेक्निक मतलब एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं करी है तो उससे हो सकता है। इमरजेंसी कैथेटर इंसर्शन मतलब कहीं बाहर ही कर दिया ऑपरेटिंग रूम के तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एपिडेमियोलॉजी। तो अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन देखी एपिडेमियोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी, फिर पैथोजेनेसिस, और उसके बाद अपन लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ऐसे अपन सारी डिसीज में देखेंगे, ठीक है। तो अपन ने एपिडेमियोलॉजी देखी है, उसके बाद आते हैं अपन माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैथेटराइज पेशेंट जिनमें कम टाइम के लिए लगा तो उसमें मोनोमाइक्रोबियल पैथोजेंस होते हैं जनरली, नेगेटिव बेसिलाई और एंट्रोकोकस, ठीक है, इकोलाई। और जो लॉन्ग टर्म कैथेटराइज पेशेंट हैं उनमें कॉटेज होती पॉलीमाइक्रोबियल होती, एक से ज़्यादा जो माइक्रोब्स हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, ठीक है। तो ये होगी माइक्रोबायोलॉजी, कौन से ऑर्गेनिज्म से होती है। फिर आती है पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले 4 मेन एंट्री पॉइंट होते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लैडर में एंटर कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर ये यूरिनरी मिएटस जो है, यूरेथ्रल मिएटस है, जहाँ से ये पाइप एंटर कर रहा है यहाँ से हो सकता है, ठीक है। ये जो जंक्शन होता है ड्रेनेज ट्यूब का, यहाँ से एंटर कर सकता है। तीसरा, जो ये बैग और ये पाइप के बीच में ये है, यहाँ से हो सकता है। और सबसे बाहर आउटलेट वॉल्व से हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 जो हैं ये रूट्स हैं जहाँ से वो इन्फेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो 2 टाइप के स्प्रेड होता है, एक तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और इंट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब कि ब्लैडर के बाहर से इन्फेक्शन आए, वो कहीं से भी हो सकता है, एंडोजीनस फ्लोरा होगा, हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल और इनएमिनेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो यूरेथ्रा के बाहर से है ना, मतलब ब्लैडर के बाहर से ही आया इन्फेक्शन, ठीक है। और इंटरल्यूमिनल मतलब ब्लैडर के खुद से, जैसे कॉन्टेमिनेटेड यूरिन है वही रिफ्लक्स कर जाए, मतलब बाहर आया वो यूरिन बैग में और वही यूरिन जो है वापस चला गया, तो वो क्या बोलेंगे अपन, इंटरल्यूमिनल स्प्रेड, ठीक है। तो एक्स्ट्राल्यूमिनल 2/3 ऑफ केसेस में होता है और इंटरल्यूमिनल 1/3 ऑफ केसेस में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो अपन कैसे डायग्नोस, 3 क्राइटेरिया होते हैं। कैथेटर क्राइटेरिया मतलब कि उसको 48 आवर्स के अंदर अगर कोई कैथेटर लगा और यूटीआई हो गया तो अपन कैथेटर क्राइटेरिया बोल देंगे। क्लिनिकल क्राइटेरिया कि कोई एटलीस्ट वन साइन प्रेजेंट हो, जैसे कि फीवर, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस, यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और डिसयूरिया, ये सब है तो अपन क्लिनिकली क्राइटेरिया से उसको डायग्नोस कर लेंगे। फिर आता है यूरिनरी कल्चर क्राइटेरिया, मतलब कि अपन उसका कल्चर करेंगे। तो जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो 10⁻³ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होंगी पर ml में, और अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसमें मोर देन 10⁵। फिर इसके ट्रीटमेंट में अपन वही अप्रोप्रिएट कोई एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देते हैं, जो भी मतलब अपन को लग रहा है कि ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फिर अपन जो कल्चर करेंगे उसमें जो ऑर्गेनिज्म निकल के आएगा तो उसी के खिलाफ अपन एंटीबायोटिक दे देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन क्या होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन, जैसे सेंट्रल लाइन अगर प्रेजेंट है, सेंट्रल लाइन क्या होती है सर, इंटरनल जुगुलर वीन में अपन उसको कनेक्ट करके रखते हैं अपने, ये ऐसे देखो यहाँ पर, ये इंटरनल जुगुलर वीन है, यहाँ पे अपन ने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इससे आप इसका यूज़ क्यों करते हैं अपन, एक तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, कि अगर कोई पेशेंट है वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा तो अपन सेंट्रल वेन के थ्रू न्यूट्रिशन देंगे उसको, ठीक है। या फिर ब्लड वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग, या फिर अपन को कोई ड्रग एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। तो उसके कारण जो भी इन्फेक्शन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम। और स्पेसिफिक कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि सेंट्रल लाइन क्या होता है, कि वही जो ग्रेट वेसल है उसमें अपन ये इंसर्ट करके ये न्यूट्रिशन देते हैं या फिर वीनस प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। वही अपन देखो ग्रेट वेसल्स में इंसर्ट कर रहे हैं अपनी डिवाइस, तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। तो लेस देन 3% ऑफ जो टोटल हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनमें सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 3 से 8% है उनमें क्लेप्सी हो जाता है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं कहाँ से इन्फेक्शन आया। तो एक तो माइग्रेशन हो जाए, जो स्किन में अगर कुछ पैथोजन प्रेजेंट है वो अपने ब्लड में चला जाए, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। एक जो हेल्थ केयर वर्कर है उससे कंटेमिनेशन हो जाए। तीसरा, हेमेटोजीनस रूट ब्लड से चला जाए। और चौथा है प्रोडक्शन लेवल में कुछ जो 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 सेंट्रल लाइन का जो वो है इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई दिक्कत हो शुरू से, ठीक है। फिर आते हैं रिस्क फैक्टर, वही रिस्क फैक्टर यही तीनों से रिलेटेड, डिवाइस रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड और केयर गिवर रिलेटेड, ये हमेशा रिस्क फैक्टर चलेंगे, ये इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इवेंट्स टेक प्लेस आफ्टर द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पैथोजेनेसिस नेक्स्ट आता है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में एंटर करेगा तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगी कैथेटर के अंदर आते ही, और जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले कॉलोनाइजेशन चालू करेगा और अपने अराउंड बायोफिल्म फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन के जो फीचर्स हैं वो देखेंगे अपन को, ठीक है। अब अपन को डायग्नोसिस कैसे करना वो देखते हैं। तो क्लिनिकल क्राइटेरिया और माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया, 2 टाइप के डायग्नोसिस होते हैं। क्लिनिकल क्राइटेरिया में अपन को कोई क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, कैथेटर साइट इन्फेक्शन में सच रिदमा देखेगा, टेंडरनेस होगी, है ना, स्वेलिंग एट द कैथेटर एग्जिट साइट और वॉर्मथ रहेगा, ठीक है। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया में क्या होगा कि अपन ब्लड कल्चर करेंगे
एक तो सेंट्रल लाइन करेंगे और पेरिफेरल लाइन करेंगे। तो अपन को सेंट्रल लाइन में क्या होगा, इन्फेक्शन दिखेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में वही सिस्टमिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी करेंगे। एम्पेरिकल थेरेपी शुरू में करते हैं जब अपन को इन्फेक्शन नहीं पता होता, फिर अपन को जब पता चल जाता है कौन सा इन्फेक्शन हुआ किसकी वजह से, तो अपन उससे उससे करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप आता है तीसरे नंबर का, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, ये जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ये थोड़ा ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन ही है और टाइप्स है, ठीक है। तो कर लो जल्दी जल्दी। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसमें क्या, ये सेकंड मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर 15 से 20% जो है ये टोटल इन्फेक्शन का होता है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं कि ये इसका मोर्टिलिटी रेट जो 40% है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं और कब करता है। तो अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट, अर्ली ऑनसेट फर्स्ट 4 डेज में होगा और जो लेट ऑनसेट है वो 5 दिन के बाद डेवलप होगा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, देख लेना कौन कौन से कराते हैं, ठीक है। दोनों के अलग अलग हैं। फिर एंडोजीनस पेशेंट के जो खुद के फ्लोरा है उससे हो, और एक्सोजीनस मतलब बाहर से, कोई एयर से, वाटर से, जो भी इन्वायरमेंट में इनएमिनेट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या फिर किसी से भी बाहर से आए। एंडोजीनस मतलब खुद के अंदर से आए और एक्सोजीनस बाहर से आए, ठीक है। अब वेंटिलेशन में क्या, ये वेंटिलेटर जब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं जैसे कि जो वेंटिलेशन हो सके, या फिर अपर रेस्पिरेटरी में कोई दिक्कत है या फिर कुछ दिक्कत है, अपन वो वेंटिलेटर लगाते हैं जिससे कि जो पेशेंट है वो सांस ले सके, ठीक है। तो ये लगाते हैं ऐसे वेंटिलेटर, ठीक है। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है पूरी। अब रिस्क फैक्टर भी वही मैंने बताया, तीन तीन चीज़ों से होता है। डिवाइस रिलेटेड जो कि डिवाइस है उससे रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड जो पेशेंट में पहले से प्रेजेंट होगी, और हेल्थ केयर पर्सनल रिलेटेड जो कि जो ये इंस्ट्रूमेशन कर रहा है उसकी वजह से, ठीक है। ये तीनों पढ़ लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में अब क्या क्या होगा, सबसे पहले कॉलोनाइजेशन होगा। क्रिटिकल इल पेशेंट है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो जैसे कि हीमोफिलस स्ट्रेप्टोकोकस, वो शिफ्ट हो जाएगा किसमें, जो नॉर्मल फ्लोरा है वो अब किस में प्रेजेंट हो जाएगा, ये जो हॉस्पिटल वाला पैथोजन है, हॉस्पिटल एसोसिएटेड पैथोजन है जो, वो आ जाएंगे उसकी जगह, ठीक है। स्यूडोमोनास और एसिटोबैक्टर, ठीक है। तो जो नॉर्मल फ्लोरा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हॉस्पिटल एसोसिएटेड पैथोजन में, ठीक है। फिर अब क्या किया, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करा, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये क्या करता है, नॉर्मल सिलेरी क्लियरेंस है उसको इनिबिट करता है, और कफ को इनिबिट करता है, कफ रिफ्लेक्स को, और डैमेज टू द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। तो जो नॉर्मल प्रोटेक्टिवली रिफ्लेक्स है उसको कम कर देता है एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन, ठीक है। तो उससे और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। बायोफिल्म फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनिज्म है अपने आसपास बायोफिल्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बाहर भी और अंदर भी एंडोट्रिकल के, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सेडेशन वो भी एक रिस्क फैक्टर है, जो कि कोमाटाइज पेशेंट रहते हैं, इन सब में रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये थी पैथोजेनेसिस में कौन कौन सी, और भी हैं 3-4 पॉइंट्स वो लिखे हुए हैं बुक में, पर यही मेन 4 हैं, यही कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस में। तो डायग्नोसिस में वही 3 प्रकार का, क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस तीनों नाम बस याद कर लेना, क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल। तो क्लिनिकल में स्कोरिंग करते हैं, ये 6 क्राइटेरिया याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर आते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल में 2 चीज़ें करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं और कल्चर करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया हो जाता है। फिर रेडियोलॉजिकल क्राइटेरिया में अपन चेस्ट एक्सरे लेते हैं, है ना। अपन वही एंडोट्रिकल ट्यूब ले रहे तो एक्सरे लेंगे अपन चेस्ट का, ठीक है। तो अगर कुछ इन्फिल्ट्रेशन, कंसोलिडेशन, कैविटेशन वगैरह कुछ दिखता है, ठीक है, तो अपन क्या मान लेंगे कि इसमें हो गया है इन्फेक्शन, ठीक है। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, उसमें पहले से कुछ अंडरलाइंग पल्मोनरी और कार्डियक डिसीज नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर उसकी वजह से है तो फिर वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या कर, ट्रीटमेंट वही अपन एम्पेरिकल एंटी माइक्रोबियल थेरेपी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर जो भी अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा या फिर जो भी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा कल्चर करने के बाद, अपन वो उसके पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दे देंगे। फिर अपना लास्ट आता सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में क्या कि विद इन 30 डेज ऑफ सर्जरी कोई भी इन्फेक्शन डेवलप होता है सर्जिकल साइट में, तो अपन उसे क्या बोलते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में देखें सबसे पहले कि इसकी बहुत ही ज़्यादा मॉर्बिडिटी दोनों ही है ना। इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। और हर 4 से 11 जो 100 सर्जरी होती है, हर 4 से 11 में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल देखा जाए तो एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस मतलब पेशेंट के खुद के फ्लोरा से, और एक्सोजीनस जो ऑपरेटिव रूम है, बाहर जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उनसे आए, ठीक है। फिर और किस पे डिपेंड करता है कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, तो विलेंस ऑफ बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो रहा है उससे भी जो है उसकी मोर्टिलिटी डिसाइड होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में है कि जब जो होस्ट है, जो पर्सन है जिसकी सर्जरी हुई, अगर उसका डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाए और वो एलिमिनेट करने से मतलब एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाती है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। ये रिस्क फैक्टर वापस से वही आ गए, पेशेंट रिलेटेड, प्रोसीजर रिलेटेड आ जाएगा इसमें, और एनवायरमेंट रिलेटेड और ऑर्गेनिज्म रिलेटेड। तो ये 4 जो है रिस्क फैक्टर की टेबल है, पढ़ लेना, 2-2, 3-3, 4 लिख देना। फिर आते हैं वुंड की, जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है उसको डिवाइड किया है सबसे पहले क्लीन वुंड में, क्लीन कॉन्टेमिनेटेड वुंड में और डर्टी वुंड में, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस हैं, सबके थोड़े थोड़े पॉइंट्स है, ये देख लेना। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन डायग्नोसिस ऑफ एसएसआई। अब ये है उसके सुपरफिशियल, डीप और ऑर्गन, है ना, कि किस लेवल तक है उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया।
तो सुपरफिशियल इंसिजन साइट में अगर है तो सुपरफिशियल हो जाएगा, उससे नीचे चला गया तो अब हो जाएगा डीप एसएसआई, और ऑर्गन स्पेस तक चला गया है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गन स्पेस एसएसआई। ट्रीटमेंट में इसका कुछ नहीं, वही अपन अब वहाँ पर क्या पस वगैरह बन जाएगी तो अपन इंसिजन और ड्रेनेज करेंगे और सिस्टमिक एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये था सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, है ना। तो ये थोड़ा बड़ा ही हो रहा है, पर इसमें अपन छोटा छोटा करके लिख देना, ठीक है। फिर आखिरी में प्रिवेंशन ऑफ HAI, वही हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE किट, बायोमेडिकल वेस्ट, स्पिलेज क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट केयर आइटम्स, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, ठीक है। इन सब से अपन ये इन्फेक्शन जो है हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन ये कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है इसमें, और बोरिंग टॉपिक भी है, तो इसको कर लेना, ठीक है। और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता ही है, बोरिंग है तब भी कर लो इसको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाना, हो जाएगा ये, ठीक है। थैंक यू।